हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद। अनीस अहमद, निज़ामाबाद में पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया है और उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने कादिर के साथ मिलकर 200 से ज़्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को मार्शल आर्ट्स के लिए ट्रेन किया। उन्होंने यह भी कबूल किया है शाहदुल ने कि हमें बताया गया था कि आप चुन लो उन मुसलमानों को जो पीएफआई की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, उनको तैयार करो और उनको आगे फिर काम में लगाओ। देखिए, सबसे पहला ये पुलिस का वर्जन, इसका अगर आप स्टोरी देखेंगे, पुलिस का जो प्रेस रिलीज़ आया है इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसी से पता चल जाता है कि एक फैब्रिकेटेड केसेस हैं। सबसे पहला पुलिस कहता है कि 4 तारीख को वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी और 4 तारीख को पीएफआई की कोई मीटिंग ही नहीं चल रही थी। फिर कह रहे हैं कि 4 तारीख को एक प्रोग्राम के दौरान पीएफआई वहाँ पर रेड हुआ। अगर प्रोग्राम के दौरान रेड हुआ तो प्रोग्राम में बहुत सारे लोग होना चाहिए ना, जिनको ये लोग अरेस्ट करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो इसी बात से पता चलता है कि एक फैब्रिकेटेड केस इन्होंने बनाया है। दूसरा, इसका आप एक स्टोरी देखिए। जो आदमी अरेस्ट हुआ है, अब्दुल कादर जिसका नाम है, वो 30 साल से, 1-2 साल नहीं, 30 साल से मार्शल आर्ट एक कोच है। अब मार्शल आर्ट कोच जो है बहुत सारे मार्शल आर्ट क्लासेस चलाते हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि वो जो अपने पर्सनल मार्शल आर्ट क्लासेस चला रहा था, उस क्लासेस को भी इन्होंने क्या बताया है कि ये पीएफआई के क्लासेस वहाँ पर चल रहे हैं करके। तो देखिए, ऐसा एक सिनेरियो बनाया जा रहा है। वहाँ पर जो मिला है, एक लाठियाँ मिले हैं या फिर चंद नान चाकू मिले हैं, 1 या 2। आप किसी भी इंडिया के मार्शल आर्ट ट्रेनर के घर में जाओ या उनके एकेडमी में जाओ, ये सारे चीज़ें तो पार्ट ऑफ उनके रहते ही हैं। तो लेकिन उसको किस तरीके से बताया जा रहा है कि बड़ा कोई एक टेरर नेटवर्क चल रहा है, बड़ा कोई एक साजिश हो रही है, तो ये पूरा का पूरा स्टोरी वेरी वीक है। और पुलिस का जिस तरीके से अभी अप्रोच हुआ है, उस अप्रोच को अगर आप डे 1 से देखेंगे तो पता चलता है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो डे बाई डे वो लोग क्या कर रहे हैं कि नया नया इशू क्रिएट कर रहे हैं, नया नया केसेस ऐड कर रहे हैं, और पीएफआई के ऐसे लोग जो उस डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं थे, वैसे लोगों को भी इसमें लाने के वो लोग ट्राई कर रहे हैं। लेकिन क्या जो लोग गिरफ्तार हुए, शाहदुल है, इमरान है, मुबीन है, वो पीएफआई से नहीं जुड़े हैं? देखिए, उसमें सारे पीएफआई से हैं करके मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन उसमें से 1 या 2 नाम नहीं पता मुझे, लेकिन 1 या 2 वहाँ लोकल पीएफआई के लोग थे जिनको पर्पसली इसके अंदर इम्प्लीकेट करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो वहाँ पर जो एफआईआर या कुछ आया है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के पीएफआई के लोगों को भी इसमें ऐड किया। इसका मतलब क्या लग रहा है कि ऐसे लोग जो वहाँ थे भी नहीं, एक लिस्ट बना के पर्पसली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोगों को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, वो जिस दिन वो बता रहे हैं 4 तारीख को शायद वो लोग वहाँ थे भी नहीं, वो लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन ऐड किया जा रहा है। तो आगे भी आप देखेंगे ये लोग क्या करेंगे, पीएफआई के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एक्टिविस्ट, नॉन एक्टिविस्ट को भी इसके अंदर ये लोग ऐड करने की पूरी एक इसके अंदर प्लान नज़र आ रही है। और आपको मैं बताता हूँ, ये निज़ामाबाद और जो सराउंडिंग रीजन है, वहाँ पुलिस का एटीट्यूड शुरू से एक सिंपल एटीट्यूड था। वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर पीएफआई का काम नहीं होना है। वहाँ पर हम लोगों ने एक सर्व शिक्षा ग्राम नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें बच्चों को जो है, गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन होते हैं, वो भी पुलिस ने आके बंद करा दिया। वहाँ पर हम लोग स्कूल चलो कैंपेन किए थे, एक प्रोग्राम जिसमें बच्चों को बुक बांटते थे, वो बुक बांटने के लिए भी नहीं दिया गया। यानी डे 1 से वहाँ निज़ामाबाद और दूसरे उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में तेलंगाना पुलिस का एक स्टैंड था कि पीएफआई इधर नहीं आना, लेकिन फिर भी उनका प्लान कामयाब नहीं हो रहा था, पीएफआई ग्रो हो रहा था। इसीलिए एक नया स्टोरी बनाया जा रहा है ताकि लोग पीएफआई के नाम से डरे। लेकिन क्या कादिर के साथ डील नहीं हुई थी? 6 लाख रुपए शाहदुल कह रहा है कि उन्होंने दिए थे कादिर को ट्रेनिंग के लिए 200 कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, ये पूरा फेक है, फेक चीज़ें हैं। एक 200 कार्यकर्ता की ट्रेनिंग के लिए 6 लाख रुपए देना, ये कहाँ पर है? देखिए, क्या कहते हैं कि ये इनका एक स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट में 6 लाख नहीं, कितना लाख भी वो लोग लिख सकते हैं। और 2 लाख का 200 लोगों का ट्रेनिंग कहाँ पर हुआ था? जैसा मैंने बताया, पुलिस के लिए वेरी इजी एक नैरेटिव था कि एक हॉल है, उस हॉल के अंदर एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट ट्रेनर अपने क्लासेस चला रहा था। अब वो सारे प्रोफेशनल क्लासेस को भी वो लोग पीएफआई के साथ जोड़ने की बात है। तो ये जो भी एलिगेशन है 200 लोगों का या 6 लाख का या फिर कुछ एक बड़ा दंगे करने का या टेरर एंगल का, ये पूरा फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन तेलंगाना पुलिस क्यों पीएफआई के खिलाफ है? आप कह रहे थे कि आपने जो प्रोग्राम शुरू किए थे उनके खिलाफ भी पुलिस ने बंद भी करवाया था। पुलिस क्यों तेलंगाना पुलिस पीएफआई के खिलाफ है? आप हमेशा कहते हैं बीजेपी जो है पीएफआई के खिलाफ है। तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए, इसमें हमें लगता है स्पेशली पूरे इंडिया में अलग एक सिनेरियो में तेलंगाना पुलिस का जो है नेचुरली एक एंटी मुस्लिम बायस है। वहाँ पर अगर आप हिस्टोरिकल इसमें भी देखेंगे तो कोई भी एक मुस्लिम तंजीम वेरी फ्रीली काम नहीं करना करके वहाँ का एक टॉप लेवल डिसीजन है, और उस डिसीजन को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
पीएफआई के वेरी वेरी नॉर्मल चीज़ यानी एक बुक बांटने का भी प्रोग्राम हमें वहाँ करने के लिए नहीं दे रहे हैं। डे वन से हमारे लोग जब जाके पुलिस ऑफिसर से वहाँ पर मिलकर हमारे पूरी चीज़ बता रहे थे और बहुत सारे हमें भी इनपुट्स आया है कि पुलिस का एक स्टैंड है कि पीएफआई यहाँ पर काम नहीं करना है कि और एक एजेंडा है एक हमारे खिलाफ। तो इसलिए आप देखते हैं कि एक प्रोग्राम नहीं, अगर पॉपुलर फ्रंट एक जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर पॉपुलर फ्रंट वहाँ पर करे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस आकर उसको डिस्टर्ब करेगी। लेकिन तेलंगाना में ही ओवैसी भी है। आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, लेकिन ओवैसी भी वहाँ है। देखिए वो लोग एक हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सालों से वहाँ पर हैं वो लोग, तो उनको और हमारा डील करने का बहुत फ़र्क होता है। और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एमएलए एमपीज़ अलग अलग चीज़ें हैं। पॉपुलर फ्रंट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और पॉपुलर फ्रंट जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्पेशली जो है थोड़े जगह में टॉलरेट नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें आप किसी एक इंडिविजुअल को मैनिपुलेट कर कर पूरी की पूरी तंजीम को बैठा नहीं सकते। एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव लीडरशिप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स के बारे में ओपनली बात करती है और जाके क्वेश्चन करती है। जो वहाँ पर तेलंगाना में जो कस्टोडियल किलिंग्स हुए थे, यानी स्टेशंस के अंदर जो कस्टोडियल किलिंग्स हुए थे, उसके खिलाफ भी पॉपुलर फ्रंट ने आवाज़ उठाया था। वहाँ पर जो टॉर्चर्स हुए थे पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स के नहीं, जनरल लोगों के, उसके खिलाफ भी पॉपुलर फ्रंट ने आवाज़ उठाया था। तो अगर ये एक दिन का आप वाकया मत लीजिए, एक मेरे साथ में एक 5-6 साल का आप एक हिस्ट्री देखिए, किस तरीके से पीएफआई ने वहाँ पर हुकूक के लिए बात किया और किस तरीके से पुलिस वहाँ पर रेगुलरली पीएफआई को दबाने की, और नॉर्थन तेलंगाना में पीएफआई का काम ही नहीं होना, वो एजेंडा के थ्रू काम कर रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि तेलंगाना पुलिस पीएफआई के खिलाफ है, लेकिन अमरावती जाते हैं। अमरावती में उमेश कोहली की हत्या होती है, उसके जो मुख्य आरोपी है इरफान, उसके तार पीएफआई के जो अमरावती के हेड है सुहेल, उससे जुड़े हैं। उनके मोबाइल की जो चैटिंग हुई है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई। देखिए इसमें अभी तक जो बताया गया था कि जिस दिन शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है उसके बाद ही पीएफआई लिंक आ जाता है। यानी ये केस जहाँ तक मुझे याद है 21 जून में का केस था, और 21 जून से लेकर अब तक कहीं पर भी पीएफआई का नाम नहीं था। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है एनआईए आ जाती है, और एनआईए आते ही इंक्वायरी में पहले दिन ही एनआईए आकर ये कहना शुरू करती है पीएफआई लिंक, पीएफआई लिंक। अभी जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू मैंने अलग अलग जो पोर्टल्स में आया है, उस मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू जो पॉइंट आ रहे हैं कि जो आदमी अरेस्ट हुआ है उस आदमी ने किसी पीएफआई वालों को फ़ोन किया था, फ़ोन भी नहीं किया था, उसके फ़ोन में पीएफआई के लोगों का नंबर था। देखिए पीएफआई लिंक साबित करना कितना सिंपल है। देखिए किसी के फ़ोन में भी एक भी पीएफआई वाले का नंबर भी मिल गया, उसको बुनियाद बना के आप पीएफआई लिंक बना सकते हैं। यानी जो फ्रीडम इंडिया में और जो प्रिविलेज दूसरों को है, वो प्रिविलेज पॉपुलर फ्रंट को नहीं मिलेगा। उसी आदमी के फ़ोन में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का नंबर रहेंगे, लेकिन एकदम चेरी पिक करके पीएफआई का नंबर लेके इन्वेस्टिगेशन को लेके जाना, इसका मतलब क्या है? एनआईए एक इंस्ट्रक्शन से आया था। वो इंस्ट्रक्शन क्या था? एनी हाउ ट्राई टू डेवलप अ पीएफआई लिंक। उदयपुर में भी ये लोग बहुत कोशिश किए किसी भी तरह एक पीएफआई लिंक आने दो, लेकिन उन्हें मिला नहीं, और अल्टीमेटली एक बीजेपी लिंक सामने आ गया। अमरावती में भी वहाँ पर कोई पीएफआई लिंक नहीं था, इसलिए एनआईए को भेजा गया किसी भी तरह एक पीएफआई लिंक लेके आ जाओ। इसलिए एक आदमी के फ़ोन में कोई पीएफआई वाले का नंबर था, सिर्फ ये एक लिंक से पीएफआई का नाम लाया जा रहा है। आपने उदयपुर की बात की, तो उदयपुर की जिस तरह की घटना हुई कन्हैयालाल के साथ, पीएफआई वहाँ पे नहीं गई। देखिए हम लोगों ने जब ये इंसिडेंट हुआ, इमीडिएटली पॉपुलर फ्रंट के हर एक नेशनल लीडर ने उसको कंडेम किया। हमारी राजस्थान की जो स्टेट लीडरशिप थी उसने इमीडिएटली उसके बारे में हमने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये बेसिकली एक हेट क्राइम है, और इंडिया में जो पिछले 2014 के बाद से जो अलग अलग हेट क्राइम्स हो रहे हैं उसी का एक एक्सटेंशन है। इस तरीके के क्राइम से जो है मुस्लिम कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि और नुकसान होने वाला है। और हमने लोगों से भी अपील की थी कि वहाँ पर जो है अमन को बचाए रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आप देख रहे हैं ये जो इंसिडेंट है, शुरू से हमें डाउट था कि इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे पहुंच रहा है। और आप देखेंगे इसमें मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी डे वन से इसको बहुत पॉलिटिसाइज़ कर रही है। लोग भी ताज्जुब में थे कि बीजेपी क्यों इतना पॉलिटिसाइज़ कर रही है। ऑल ऑफ अ सडन बीजेपी लिंक वहाँ पर आ जाता है कि उनमें से एक आदमी जो है वो आदमी बीजेपी का एक्टिव कार्यकर्ता था, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में भी था, बीजेपी के स्टेट लीडर्स के साथ भी उठता बैठता रहता था। तो इस तरीके से बीजेपी लिंक जब आ जाता है, हमें डाउट होता है कि क्या बीजेपी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोगों को इस तरीके से एंगेज कर रही है
कि इस तरीके के क्राइम्स में आ जाएं, क्योंकि एमआरएम का आप जानते हैं, एमआरएम के पीछे इंद्रेश कुमार है। इंद्रेश कुमार तो एक फेमस आदमी है। जब सैफरन टेरर की बात आ रही थी उस वक्त भी इंद्रेश कुमार का इंक्वायरी हुआ था। एक वेरी डूबियस कैरेक्टर है, और वही डूबियस कैरेक्टर अब एमआरएम बना रहा है, तो मुसलमानों को इसमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। आपने एक ट्वीट किया है और टीएमसी के सांसद जो है महुआ मोइत्रा, उनका समर्थन किया है। देखिए, उनका जो गॉडेस काली के बारे में स्टैंड था, उस स्टैंड के सपोर्ट में मेरा ट्वीट नहीं था, क्योंकि गॉडेस काली के बारे में दो राय आ रही हैं, और हम हिंदू माइथोलॉजी के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो हमें पता नहीं है क्या राय है। वो असल में चाहिए कि वो लोगों को आपस में डिस्कस करके, डायलॉग करके उसके बारे में आना है। तो वो जो उनकी राय थी गॉडेस काली के बारे में, उस राय के समर्थन में मेरा स्टेटमेंट नहीं था। ये मेरा जो पर्सनल एक ट्वीट नहीं था। मैंने जो ट्वीट किया था, जो बीजेपी पूरा का पूरा अपना एक मैकेनिज़्म को इस्तेमाल कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर एक वुमन एमपी को टारगेट करने के लिए, और इतना टारगेट करने के बावजूद भी वो वुमन एमपी जो है एक वेरी आइडियोलॉजिकली और लीगली बात कर रही हैं, बीजेपी को चैलेंज कर रही हैं कि आप एफिडेविट्स दिखाओ। तो उस चीज़ को मैंने कहा था कि इतना एक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ होने की वजह से इतना टारगेट किया जा रहा है, उस एंगल पर मैंने ट्वीट किया था, ना कि उनके गॉडेस खाली के बारे में उनकी राय सही है या दूसरों की राय सही है। वो मैटर पर हम कमेंट भी नहीं करते, बिकॉज हम उसके एक्सपर्ट भी नहीं हैं। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। ये थे अनीस अहमद, जो कह रहे थे कि उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जो स्टेटमेंट था गॉडेस काली को लेकर, उसका समर्थन नहीं किया था, बल्कि जो उसके बाद जिस तरह से उन्हें टारगेट किया गया था उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।